हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज हम इग्नू का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं बीपीएससी 132 का। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा ये वीडियो लगा। हम पूरी बीपीएससी पूरा बीएसजी का कोर्स करवाएंगे हम पूरा, ठीक है। आप लोग साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है वो यहाँ पर क ख ग के रूप में दिया हुआ है। आप इसे पढ़ें, क्वेश्चन आंसर करने होंगे इसके और भी सारे दिए हैं, और हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे इस चैप्टर का, चैप्टर वाइज हर एक का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका पहला है हमारा न्यायपालिका। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा देश जो सबसे ऊपरी अदालत है देश का, वो है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास वास्तविक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है। वो वास्तविक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है जब कि उच्च न्यायालयों के राज्यों में क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। विधायिका द्वारा बनाए गए कोई भी कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट हो या विधायिका कोई भी कोर्ट हो जिससे कानून बनाए गए हैं, उसको कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो उससे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको खारिज भी कर सकता है, गैर कानूनी बताकर उसे खारिज कर सकता है। चलिए ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट का पावर। चलिए नेक्स्ट। यदि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति मानी जाती है, अपनी शक्ति मानी जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय सरकार एवं एजेंसियां कोई याचिका भी जारी कर सकती है। कोई एजेंसी हो या सरकार कुछ गलत फैसले सुनाए तो उसको याचिका के लिए पुनर्वलोकन उससे देखने के लिए क्या कर सकती है, उसे बाध्य कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय सरकार एवं इसकी एजेंसियां को याचिका भी जारी कर सकती है। इसका मुख्य उदाहरण है बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। इस याचिका के अंतर्गत याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्देश दिला सकता है कि पुलिस को संबंधित केस के मामले में कोर्ट में प्रस्तुत होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बताया था पिछली क्लासों में कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संविधान में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। अगर महाभियोग का प्रक्रिया है जिससे कि आगे देखते हैं। सांसद को यह अधिकार दिया गया है कि कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय एवं सांसद के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से हल किया गया, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ज़्यादा शक्तियाँ है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकतम शक्तियाँ है, सांसद से भी ज़्यादा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे बदल सकती है या ला सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल का प्रावधान पढ़ेंगे 4.5 में। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक प्रावधान हैं किसके? आपातकाल के। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। ये जो है 352 से 360 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए है प्रावधान जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए गए हैं। पहला जो है 352 की युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में,
या किसी से युद्ध हो या बाहर से आक्रमण, किसी देश से युद्ध हो या बाहर से कोई आक्रमण कर दे तो ये 352 के अनुच्छेद के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। इसी के साथ 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार चीन के साथ युद्ध में इस आपातकाल की घोषणा हुई थी। 26 अक्टूबर 1962, याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962 को घोषणा की गई थी इमरजेंसी की, जब युद्ध हुआ था चीन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह 1968 तक जारी रहा। 1968 तक करीब 6 सालों तक ये जारी रहा युद्ध। चलिए नेक्स्ट। दूसरी बार 31 दिसंबर 1971 में क्या हुआ कि भारत और पाक युद्ध के दौरान आपातकाल लगाया गया, इसी 352 के आर्टिकल के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा। भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय आपातकाल भी लगाया गया था। तीसरी बार 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया। 25 जून 1971 को लगाया गया। भारत 75 को आपातकाल लगाया गया, ठीक है। इसके बाद 77 में हटा दिया गया। पहला कब लगा? पहला हमारा 62 में लगा, 26 जून 62 में। फिर आपका 68 तक जारी रहा। फिर आपको 31 दिसंबर 1971 में लगा, फिर 75 में लगा। इसको याद रखना है 352 के अनुच्छेद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 1977 में हटा दिया गया, ठीक है। तीसरा आपातकाल, जैसे कि आलोचक मानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। आलोचक जो हैं उनके कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया, जबकि देश में ऐसा कोई संकट या खतरा नहीं था। इसे लोकतंत्र का काला दिन भी माना जाता है। इंदिरा गांधी का समय था, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लगवाया था, जिससे कि आज उस समय माना गया कि लोकतंत्र का काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस समय विरोधी एवं गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था एवं मूल अधिकारों पर भी चोट पहुंची थी। कोई इमरजेंसी ना होते हुए भी इस अनुच्छेद का उपयोग किया था, इसलिए काला दिन भी मनाया जाता है लोकतंत्र का। चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट 4.5। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य आपातकाल, ये क्या है? सामान्य आपातकाल इस प्रकार का आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा खतरे में हो या युद्ध से दुश्मन देश द्वारा किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस किया गया हो। ये जो आपातकाल है, देश की सुरक्षा खतरे में, मान लीजिए सुरक्षा हो, अपने देश की सुरक्षा के लिए उसको आपातकाल घोषणा करके कुछ आदेश जारी किया जा सकता है। बाहर से आक्रमण होने वाली है, महसूस हो, उनको लगा कि खतरा होगा, तो ये आपातकाल लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा, यह आपातकाल बहुत विवादित माना जाता है। इस प्रावधान का संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से राज्य के संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होने की रिपोर्ट प्राप्त करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अगर किसी राज्य का राज्यपाल जो हैं, वो अगर उनको लगा कि अब यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं चल रहा है, अब वो उनके हाथ से बाहर है, स्थिति से संभाल में नहीं आ रही है, तो उन्होंने राष्ट्रपति से कहकर क्या वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इससे में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की जो भी है मंत्रिमंडल हैं या जो मुख्यमंत्री है, सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें राज्यपाल चाहे तो उस समय उन जब कानून व्यवस्था ना हो तो। उसके बाद उस समय राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाता है। उस राज्य में, कोई भी राज्य में ये लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाकर उससे बर्खास्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल के पास सरकार एवं प्रशासन की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो चाहे तो कर सकते हैं, चाहे वो नहीं भी कर सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से अपने सलाहकारों को नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है
राष्ट्रपति की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से अपने सलाहकारों को, अपने जो सलाहकार हैं उसको नियुक्ति कर सकता है। किस लिए? कामकाज देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। इसको याद रखना है, अनुच्छेद 356। क्या अनुच्छेद 356 के कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था, इसको याद हमको रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है केरल, जहां 1959 में राष्ट्रपति शासन लगाकर कम्युनिस्ट सरकार को प्रधानमंत्री नेहरू ने बर्खास्त कर दिया था। पहला इमरजेंसी कब लगा था? केरल में 1959 में। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि उस सरकार के पास विधानमंडल का बहुमत था, उस वक्त इस निर्णय की काफ़ी आलोचना भी हुई थी क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। दूसरी तरफ इसके समर्थकों का मानना था कि सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश था क्योंकि इसकी नीतियाँ जनता के हित के लिए नहीं थी। इसलिए ऐसा स्थिति में जनता के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए एवं राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय सही था। जब कोई राज्य हो, राज्य में किसी प्रकार की कोई घटना या असंतोष का पैदा कुछ हो तो उसको संभालने के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाकर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहला जो है लगाया गया आपका 1977, राज्य सरकार की वाले कही जा रही है। 1977, 1979, 1984 में राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। कर्नाटक में जब SR बम्बई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तब न्यायालय ने इस निर्णय का गलत ठहराया था। उस समय न्यायालय ने कैसे ठहराया था वो आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज तक इतना रहने देते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल। वीडियो लंबी ना हो जाने के कारण आज पूरा कंप्लीट नहीं पढ़े। कल से स्टार्ट करेंगे वित्तीय आपातकाल। आगे क्वेश्चन आप घर पढ़िए और इसको पढ़िए, वीडियो हमारा देखिए। कैसे लगता है कमेंट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।